हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप अच्छे होंगे। मुझे तो आप जानते हैं, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अरुण सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको बोल के रखा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जो हमें ये प्रिवेल करेगा या रिवील करेगा किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेस पे वी विल डू हियर स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विच इज हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि एल्कीन सिमिलर दे देता है और उसमें पूछ लेता है कि इसमें से किसका ही स्टेबिलिटी ज़्यादा है या किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है। टू डी सिमिलर वहाँ पे एल्कीन या एल्काइन दे देगा और पूछेगा कि उसमें किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है। तो सिंपल सा फॉर्मेट है कि यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है कहीं ना कहीं ये बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। इसके लिए कुछ टर्म्स आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप आगे चल के आसानी से उसको यूज कर सको। देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में होता क्या है, अगर आपके पास एल्कीन है या एल्काइन है तो आप हाइड्रोजनेशन कराओगे। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एक बात याद रखना बच्चों कि जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, यानी मेटालिक कैटलिस्ट बोल सकते हो, जैसे निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया। इनके प्रेजेंस में ही हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वहाँ पे तो बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और वो किस में जाएगा, प्रोडक्ट में। तो यू कैन से यह कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। और जब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो इसका मीनिंग ये निकलता है वहां पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी रिलीज होती है उसे ही बोलते हैं क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो कुछ पॉइंट है जो आपको समझ लेना है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कि हीट ऑफ जो हाइड्रोजनेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पाई बॉन्ड के। कोई भी मॉलिक्यूल जितना पाई बॉन्ड कैरी करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। और स्टेबिलिटी जो होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस पॉइंट को आप स्टार्टिंग में ही नोट करके रखो। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मीन्स व्हाट, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सही बोलते हैं क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चाहे मैं जो डेफिनेशन बोला हूं इसको नोट कर लेना, या तो ये मैं जो दिखाने वाला हूं डेफिनेशन उसे नोट कर लेना आप लोग। तो देखो यहाँ पे ये भी अच्छा है डेफिनेशन, चाहे तो इस डेफिनेशन को भी आप नोट कर सकते हो। हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस आर द एक्सोथर्मिक बिकॉज द बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट आर स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड्स इन द स्टार्टिंग मटेरियल। अब स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, वही रिएक्टेंट्स की बात कर रहा है। फिर जो इंथैल्पी फॉर हाइड्रोजनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इंथैल्पी यानी ये जो इंथैल्पी रिलीज होता है ना, जो इंथैल्पी रिलीज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। अगर यहाँ पे डेल्टा एच रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका ये मीनिंग है कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को। और याद रखना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो एनर्जी देना पड़ता है, दैट्स नोन एज एंडोथर्मिक। अगर किसी के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, दैट्स नोन एज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दैट्स योर एक्सोथर्मिक। तो इस स्टेटमेंट को नोट कर लो। और फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें मैं कंपेयर करूंगा कि आपके पास सिमिलर एल्कीन है, जैसे ब्यूट टू इन लूंगा और उसको एक सिस फॉर्मेट में लिखना है और एक ट्रांस फॉर्मेट में लिखना है। तो याद रखना, जिसमें क्राउडनेस कम होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखा जाए। क्राउडनेस सिंपल सा है, मैंने क्या बोला, क्राउडनेस कम है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इजीली होगा, कहने का मतलब है अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इजीली हो रहा है तो क्राउडनेस कम है, इसलिए तो हो रहा है। अगर वहां पे क्राउडनेस ज्यादा होता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, स्लो होता है वहां।
तो इट डज मीन यहाँ पे कि वो आसानी से क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगा, थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि जिस किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आसानी से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, उसमें उतना इंथैल्पी रिलीज हो ही नहीं सकता, और जितना कम इंथैल्पी रिलीज होगा उतना ही ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी, अगर कह सकते हो, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। आओ लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल यहाँ पे कौन सा है एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे है, आपके सामने दिख रहा होगा, ट्रांसएल्कीन की, इसे हम बोलते हैं ब्यूटुइन। ब्यूटुइन, कैसे ब्यूटुइन बोलते हैं, आप जानते हो यहाँ पे कार्बन है, अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे अगर देखा जाए आईपीएससी में तो A1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो व्हाट यू आर लुकिंग की है जो डबल बॉन्ड है ये हमारा यहाँ पे एज अ फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है, और जो दैट्स कमिंग एट सेकंड पोजीशन, अगर वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द नेमिंग हमें क्या लिखना होगा, ब्यूटुइन। तो ये जो ब्यूटुइन है इसमें अगर एटम्स की अरेंजमेंट देखोगे इस डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में तो क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक दूसरे के जब अपोजिट है तो आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे जो CH3 है जो बल्कि ग्रुप है एक दूसरे से अपोजिट में है ना, एक दूसरे के डिफरेंट प्लेन में है, तो इसका मतलब क्राउडनेस कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, आसानी से हाइड्रोजन ऐड होगा। जब आसानी से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसमें एनर्जी उतना रिलीज नहीं होगा, कम रिलीज होगा कंपेयर टू सिस एल्कीन से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है इसको अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिस मॉलिक्यूल, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है। और ये जो भी हो रहा है देख सकते हो मेटालिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, जो इनिशियली मैंने आपको बता दिया था। जरूरी नहीं कि पैलेडियम हो, निकल भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी मेटालिक कैटलिस्ट होगा तो उसके प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होता है, इसलिए हम इसे हाइड्रोजनेटिंग कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट दे रहा है, और इस समय क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, -27.6 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन अगर आप यहीं पर किसका देख रहे हैं बच्चों, सिस वाले का, आपको दिखाई दिया सिस, तो यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप एक दूसरे के सेम प्लेन में है। अगर 2 बल्कि ग्रुप एक दूसरे के सेम प्लेन में है, इट डज मीन कि यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन है कंपेयर टू फर्स्ट केस जो अभी हमने किया, तो यहाँ पे उतना हाइड्रोजनेशन आसानी से नहीं होगा ट्रांस के केस के कंपेयर में अगर देखा जाए। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजनेशन उतना आसानी से नहीं हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन तो ऐड होगा लेकिन यहाँ एनर्जी कुछ ज्यादा ही रिलीज होगी कंपैरेटिवली। अब यहाँ पे जो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है वो कितना है, देखो स्लाइटली ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, लेकिन इस स्लाइटली डिफरेंस ऑफ एनर्जी की वजह से हम क्या यहाँ पे बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है, -28.6 किलो कैलोरी पर मोल है, इतना है। अब आप कंपेयर कर सकते हो पहले केस में और इस केस में, कि आप देखोगे कि पहले केस में जो एनर्जी था वो आपके पास कितना था, -27.6 था, और यहां पे कितना है, कितना था, -27.6 था। एक इसका है, अगर देखा जाए दिस एनर्जी इज योर ट्रांस ब्यूटुइन का है, और ये जो एनर्जी है ये आपका सिस ब्यूटुइन है, जबकि दोनों में प्रोडक्ट सेम है, इसमें भी यही सेम प्रोडक्ट है और पहले वाले केस में भी यही प्रोडक्ट था। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ क्या है, एनर्जी है, कि किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, और जिसमें एनर्जी कम रिलीज होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्या होता है, इनवर्स होता है। आपको याद रखना है, तो समझ में आ गया आपको। देख सकते हो कि ये जो सिस वाला पार्ट है और ये जो ट्रांस वाला पार्ट है, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, कितने का, -1 किलो कैलोरी पर मोल का। और इससे हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा ट्रांस ब्यूटुइन है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से है, लेट्स सी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर
डाइन है। हाँ, और क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको और कलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कोई एल्कीन मिलता है, ठीक है, और वहाँ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन फॉर्म में हो, रेजोनेटिंग फॉर्म में हो, या ऐसा एल्कीन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो इनके जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होते हैं कम होते हैं कंपैरेटिवली अदर। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन हमने किस बेसिस पे देखा था, याद करो, अल्फा हाइड्रोजन, जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना हाइपर कॉन्जुगेशन, याद आया। और रेजोनेंस क्या होता है? वही डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है और मॉलिक्यूल सेम ही है, याद रखो मॉलिक्यूल सेम ही है, लेकिन पाई बॉन्ड इस तरीके से अरेंज है कि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो हो रहा है और दूसरे में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं हो रहा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो शो करता है उससे की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। चलो देखते हैं कैसे। देखो यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है, दिस वन, आप देख रहे हो ना, इसे हम क्या बोलेंगे? इसका नाम बताओ बच्चों फटाफट। चलो मैं ही बता देता हूं, 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेंट 1,3 डाइन। क्या बोलेंगे? पेंट 1,3 डाइन। वाई आई एम सेइंग हियर द डाइन? क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो देख रहे हैं 1 पे है और यहाँ पे कहाँ है? 3rd पे है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग हियर द पेंट 1,3 डाइन। आप देखो पेंट 1,3 जो डाइन है, इसमें जो बॉन्ड है कॉन्जुगेट सिस्टम में है। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा है, चाहे इधर लेके जाओ चाहे उधर लेके जाओ, रेजोनेंस होगा। कॉन्जुगेट सिस्टम में है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है। अब देखो यही सेम मॉलिक्यूल में लेता हूं, लेकिन वहां डबल बॉन्ड आपका कॉन्जुगेट सिस्टम में नहीं होगा। दिखाई दिया? काउंट कर सकते हो, उसका ही आइसोलेटेड फॉर्म है 1 2 3 4 5 है, देख सकते हो वही है। बट यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट सिस्टम है क्या? नहीं, एक कार्बन उसके बीच में आ गया है जो दोनों से डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसी का आइसोलेटेड सिस्टम है। बट यहाँ कॉन्जुगेशन सिस्टम है ही नहीं। तो पहले वाले केस में आपने देखा क्या कि वहां पे रेजोनेटिंग सिस्टम फॉर्म कर रहा है, बट इस केस में रेजोनेटिंग सिस्टम फॉर्म नहीं कर रहा है ना। तो फिर से आप देख सकते हो, एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग सिस्टम फॉर्म कर रहा है। ये यहाँ आएगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ रेजोनेटिंग सिस्टम हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इसको यहाँ पे लेकर आओगे तो यहाँ पे बॉन्ड होना चाहिए ना, है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इट डज मीन कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम है ही नहीं, रेजोनेटिंग सिस्टम है ही नहीं, जबकि दोनों में डबल बॉन्ड सेम है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ठीक है, पाई बॉन्ड भी सेम है। अगर वही डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड ही सेम है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो मैंने बताया था कि जब रेजोनेंस आ जाए और हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम आ जाए तो वहाँ पे उसी से कंपेयर करते हैं और उसी के नेक्स्ट आइसोलेटेड मॉलिक्यूल के बीच की एनर्जी जब कंपेयर करते हैं तो जिसमें रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो अब आप देख सकते हो कि पहले वाले जो मॉलिक्यूल था, पहला वाला, वो क्या था आपका? यही था। अब इसमें यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे बॉन्ड था, आपने देखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे बॉन्ड था और यहाँ बॉन्ड था। अब उसमें आपने देखा था कि जो एनर्जी था आपके पास कितना था बच्चों? पहले इसका देख लो, एनर्जी यहाँ -61 किलो कैलोरी पर मोल है और इसमें कितना एनर्जी है? -54। तो इसमें रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे इंथैल्पी जो रिलीज हो रहा है कितना हो रहा है? -54 किलो कैलोरी पर मोल, 54, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? सेकेंड वाले केस में रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं, जबकि डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन भी क्या है? सेम है, बट उसी का आइसोलेटेड फॉर्म में। और यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? -61। तो -54 में और 61 में ह्यूज डिफरेंस नहीं आ रहा है ना। तो इस वजह से पहला वाला मॉलिक्यूल क्या है? ज़्यादा स्टेबल। तो क्यों स्टेबल है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना ज्यादा होगा, क्योंकि वो पाई के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी हुई उतना क्या होगा बच्चों? कम होगा। जिस किसी मॉलिक्यूल में ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी कम रिलीज हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है,
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। तो ये दो आइसोलेटेड मॉलिक्यूल थे, एक आपने देखा जिसमें रेजोनेटिंग फॉर्म हो रहा है और दूसरे में नहीं हो रहा है। तो समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको मॉलिक्यूल मिलेगा जो आपको बिल्कुल केयरफुली सॉल्व करने हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे भी ऐसा नहीं, और भी मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल कलेक्ट किया हुआ है और 1 बाय 1 हर एक में मैं यहाँ पे समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे सेकेंड है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है ना? इसमें भी तो कॉन्जुगेशन सिस्टम है। कॉन्जुगेशन सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंथैल्पी आ रहा है इसमें जनरली 1 बॉन्ड का अगर देखा जाए, 1 बॉन्ड का मतलब कि अब सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। सबसे पहले आप एक हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर रहे हो? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम जो भी लेना है आप ले सकते हो। इसमें इनके प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड। तो जैसे ही ब्रेक हुआ तो वहां पे आप देख सकते हो कि एक पाई बॉन्ड अभी भी है, और इस केस में जो पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूं, रुको। सपोज कर लो ये बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हुआ। अब क्या करूँ? अब डिलीट करने के, इरेज करने के चक्कर में पूरा हो जाता है। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन आके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब वो कनेक्ट हो जाएगा आप दिखा सकते हो यहाँ कि कनेक्ट तो हो रहा है। तो जैसे फर्स्ट केस में होगा वैसे ही फिर सेकेंड केस में होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब कनेक्ट हुआ तो देखो यहाँ बॉन्ड है क्या? नहीं ना। तो एक बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड हटने में यहाँ पे जो एंथैल्पी रिलीज हुआ वो -55.4 है एक्सपेक्टेड, अगर देखा जाए कितना -55.4 है। तो सपोज करो कि अगर यहाँ पे एक बार और हम हाइड्रोजन को क्या करें? ऐड करा दे, वहीं पैलेडियम, प्लेटिनम कोई भी ले लो, उनके प्रेजेंस में, तो क्या होगा? फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से हाइड्रोजन वहां जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका ये मीनिंग निकलता है कि यहाँ पे 55.4 इंटू क्या होगा? 2। ठीक है, इतना एनर्जी होना चाहिए अगर देखा जाए। अब एक बात और बता दूं आपको, ये जो 55.4 एनर्जी है हमारा, ठीक है, ये जो एनर्जी है 55.4, इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। कौन सा? एक्सपेरिमेंटल। लेकिन जो एक्सपेक्टेड एनर्जी है एक हाइड्रोजन को ऐड कराने में, यानी 1 मोल हाइड्रोजन को ऐड कराने में, वो कितना है बच्चों? वो 28.6 है। कितना है? 28.6। अब ये 28.6 क्या था? यहाँ पे जब हमने एक बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे हाइड्रोजन ऐड कराया, अब फिर सेकेंड जब हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे ब्रेक कराया तो उतना ही एनर्जी फिर से रिलीज होगा, 28.6। तो दोनों को चाहे तो आप ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा आपका? 55.4 आ जाएगा माइनस में। या तो आप एक कह सकते हो कि -28.6 को आप क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपको कितना आ जाएगा? यहाँ पे 55.4 आ जाएगा ना। तो आप चेक कर लो। तो ये जो एनर्जी है, जो इंथैल्पी रिलीज हो रहा है, वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आया इसका वो कितना आया था? अगर देखा जाए -55.4। ठीक है, -55.4 आया, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे -28.6 को आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से, तो कितना आना चाहिए? -57.2। तो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, इसको आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -57.2। ये एक एक्सपेक्टेड एनर्जी है जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब 2 बॉन्ड किसका? साइक्लोहेक्सीन में जो है, साइक्लोहेक्स डाइईन में जो 2 बॉन्ड है उसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसका। मैं फिर से इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर फिर भी डाउट है एक बार फिर से इन शॉर्ट में क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे हमारा क्या है? हेक्स 1,2 डाइईन बोल सकते हैं, या हेक्स 1,3 डाइईन है, क्योंकि एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक थर्ड पोजीशन पे। तो जो हेक्स 1,3 डाइईन है साइक्लो में, कैसे लिखोगे आप? ये लिखा तो है नाम, आप आराम से पढ़ सकते हो, 1,3 साइक्लो हेक्स डाइईन, ऐसे ही बोल सकते हो आप। तो ये जो है 1,3 साइक्लो हेक्स डाइईन है, इसमें टोटल जो हीट ऑफ
हाइड्रोजनेशन है वो कितना है, -55.4। ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा पे है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेटा पे देखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -57.2। तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो इसमें और इसमें, तो आपको स्लाइटली डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए तो ज़्यादा है, एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो थोड़ा कम है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्लाइटली मोर स्टेबल है इनके दो आइसोलेटेड सिस्टम्स अगर देखा जाए, तो इस बात को ख्याल रखना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट करो और भी क्लियर कर दूंगा उसमें। चलो आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, बोला क्या कि व्हेन वन कंपाउंड हैव मोर पाई बॉन्ड देन अदर, तो इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज आल्सो मोर। वो तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया था कि जितना पाई बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। वही फॉर्मेट है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। आप देखो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे है, कंपेयर करने के लिए यहाँ पे जब आप एक पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट, तो आपकी जो इंथैल्पी आ रही है वो कितनी आ रही है, अगर देखा जाए -28.6 आ रही है ना, माइनस कितना आ रहा है 28.6। आपने यही सेकंड केस में देखा, यहाँ पर उसी का एक आइसोलेटेड फॉर्म है, बट इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आपने देखा क्या, यहाँ पे ब्रेक करने का टोटल जो इंथैल्पी होना चाहिए कितना चाहिए, -57.2 आना चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए -28.6 था, तो दो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उसी का डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली कितना आया, -55.4। यही मैं समझाना चाहता था। तो अगर कंपेयर किया जाए तो ये एनर्जी स्लाइटली क्या है, ग्रेटर है, और ये एनर्जी स्लाइटली क्या है, कम है। तो जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी कम, उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा, याद रखना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कुछ और पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए कि अगर किसी में बहुत फास्ट हाइड्रोजनेशन हो रहा है, लाइक जैसे रैपिड सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स फ्रॉम द साइड ऑफ द एल्कीन कॉम्प्लेक्सेटेड टू द मेटल सरफेस रिजल्टिंग इन द सीन एडिशन। सीन एडिशन मीन्स होता है कि वहां पे सेम साइड में अटैक करना। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लो एंड लेट्स सी फर्दर। आगे देखते हैं कौन सा है यहाँ पे जो आपको समझ में आएगा। आप देखो ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था, फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बताया था कि जहाँ पे लेस क्राउडेड होगा वहाँ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन आसानी से आके क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और जहाँ मोर क्राउड होगा वहाँ पे हाइड्रोजनेशन कम होगा, क्योंकि मोर क्राउड एरिया में हाइड्रोजनेशन कम हो रहा है, मतलब रिएक्टिविटी उसकी कम हो रही है। लेस क्राउडेड एरिया में अगर हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हो रहा है तो मतलब रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ पे है। अगर देखा जाए यहाँ पे इन सब के केस में, यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप का मतलब तो कोई भी कार्बन हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है, इसमें यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ 4 अल्काइल ग्रुप है। तो व्हाट यू आर लुकिंग, हम जब इधर से इधर आ रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्राउडिंग क्या हो रही, बढ़ रही है। तो क्राउडिंग अगर बढ़ रही है तो रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा, मतलब वहाँ हाइड्रोजनेशन उतना अच्छे से नहीं होगा। तो इट डज मीन कि यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन है वो इसके अपोजिट में होगा, इस डायरेक्शन। क्योंकि जितना कम क्राउडिंग होगा, याद रखना, जितना कम क्राउडिंग होगा हाइड्रोजनेशन उतना ही अच्छे से होगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। लेट्स सी फर्दर। देखो क्या है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करो, एग्जाम्पल देखो, खुद से ट्राई करो, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कुछ है ही नहीं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे कुछ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेस पे बच्चों क्वेश्चंस है जो हमें और आपको मिलके सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे आंसर। और मैं चाहूंगा कि आप जब इस वीडियो को पूरा देखो तो आप भी कमेंट करो कि कैसे सॉल्व हुआ है, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही, आप भी अपना दिमाग यूज करिए और बताइए कि कैसे हुआ। तो देखो सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे पूछा क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द बिलो कंपाउंड्स। भाई करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर बताना है।
तो दिमाग में पहले होना चाहिए कि क्या किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, क्या नहीं है। रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन चाहिए, तो है क्या, बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा क्या चेक करना है हमें, अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। तो चलो वो भी देख लेते हैं किसमें। अगर यहाँ पे देखिए, इसको सही तरीके से अगर मैं लिखूं तो CH3 ये CH2 है, याद रखना यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH2 है, और अपने पास क्या है, CH3 है, देख सकते हो। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन भी क्या है, 2 है। तो टोटल कितने हो गए इसमें, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी तो वही है, बस फर्क क्या है, इसे सिस फॉर्मेट में लिखा है और इसे ट्रांस फॉर्मेट में लिखा है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, अब समझ गए हो कि इसके पहले सारे रूल्स मैंने बता दिया है। तो इसमें भी यहाँ पे आप देखोगे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो इसमें भी कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन किसकी बात कर रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोजन की, आप और कोई हाइड्रोजन मत ले लेना। अब आओ थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड केस में क्या हो सकता है। थर्ड केस में देखा जाए तो इसमें भी अगर डबल बॉन्ड है ए, तो डबल बॉन्ड किस फॉर्मेट में है, ट्रांसफॉर्म में है यहाँ पे, लेकिन इसके पास यहाँ पे कितने कार्बन है, एक ही तो है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। कैसे, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, टोटल 5 है। कैसे 5 है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो इसको डायग्रामेटिकली यानी इसका ओपन स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको, जैसे आपको समझ में आ जाए, नहीं तो बाद में बोलोगे सर फटाफट बता के निकल जाते हैं और कुछ समझ में आता नहीं है। मत बोलना यार, मैं आप लोगों का बहुत केयर करता हूँ, इसीलिए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डायग्राम इसका समझा के देता हूँ। देखो ये है, ठीक है, CH और, अरे क्या हो रहा है भाई, रुक जाओ। ये CH देखो, ये CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, और यहाँ पे भी CH है, और यहाँ क्या है, CH3 है। इसी में देख लो आप, बेटर है वो। अब देखो यहाँ पे जो CH डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, और इसके पास 2, तो इसका मतलब हो गया टोटल कितने, 5। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो इसमें टोटल कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो ये दोनों सेम है, बस फर्क क्या है कि ये ट्रांस फॉर्मेट में है और ये सिस फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब इसमें भी हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन तो है। अब थोड़ा सा पीछे में ले जाना चाहूंगा आपको। आपने क्या पढ़ा था कि जहां पे मोर क्राउडेड होगा वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आप हीट ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो ना, सबसे ज्यादा किसका है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इसमें तो कम है। अगर अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कम कर रहा है। तो इनको तो हम बाद में लेते हैं, पहले इनको ले लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कौन है, सिस वाला पार्ट, क्योंकि सिस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा रिलीज होता है, जैसे पहले केस में हमने देखा था। ट्रांस होता है तो उसमें हीट ऑफ अगर देखा जाए तो हाइड्रोजनेशन आसानी से होता है और हीट कम रिलीज होता है। सिस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन थोड़ा सा क्या हो रहा है, क्राउडेड एरिया हो जाने की वजह से डिफिकल्टीज के साथ हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे इंथैल्पी ज्यादा रिलीज होता है। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात किया जाए तो फर्स्ट का ज्यादा है, फिर किसका है, सेकंड का। अब आते हैं इन दोनों में। तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि स्टेबल तो दोनों है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ट्रांस वाला क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि उसमें क्राउड एरिया कम है। तो सिस वाला स्टेबल क्या है, कम है, क्योंकि इसमें क्राउड एरिया बढ़ जा रहा है। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 4 वाला आ जाएगा, एंड देन थर्ड आ जाएगा। कुछ नहीं, वही रूल्स है जो हमने डिस्कस किया था और उसी रूल्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगर समझ में आ गया है तो नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आई एम रिपीटिंग अगेन। आपको सबसे पहले देखना है, मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व करना है क्या रेजोनेंस हो रहा है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड कितने हैं, एंड देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली, यू हैव टू यूज द रूल्स एंड देन यू हैव टू हियर रिवील द आंसर। ओके, लेट्स सी अगेन अनदर वन। तो देखते हैं क्या है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। अब बताइए यहाँ पे
विच एल्कीन इन ईच पेयर हैज द लार्जर हीट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हीट ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा है। याद रखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई बॉन्ड के, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के। और एक बात और बता दूं कि ट्रांस जो होता है मोर स्टेबल होता है किससे, देन सिस। क्योंकि अभी हमने देखा, क्योंकि ट्रांस में क्राउडिंग कम होती है और सिस में क्राउडिंग ज़्यादा होता है, इस वजह से ऐसा होता है। ये स्टेबिलिटी का पार्ट है। तो चलो देखते हैं 1 by 1 करके यहाँ पे। तो देखो बच्चों क्या है, इस वाले मॉलिक्यूल में अगर देखें तो एसिस फॉर्मेट में है, क्योंकि ईच पेयर्स की बात कर रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि सब की बात कर रहा है, ईच पेयर्स की बात कर रहा है। तो हम पहले फर्स्ट वन की देखें, फिर उसके बाद सेकंड की देखेंगे। तो फर्स्ट वन में अगर क्या है कि अगर देखा जाए तो एसिस फॉर्मेट में है, आप समझ गए होंगे ट्रांस फॉर्मेट में है। तो ट्रांस में क्या हो रहा है कि जो बल्की ग्रुप है एक दूसरे के अपोजिट है, क्राउडिंग कम हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में है ना, तो क्राउडिंग कम हो रहा है, तो हाइड्रोजनेशन आसानी से हो रहा है, तो हीट कम रिलीज होगा। तो इसका जो आंसर है सेकंड वाला, यानी ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि ट्रांस में हाँ, तो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात किया जाए तो किसका ये है, तो हम ये कह सकते हैं ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, hence cis has more heat of hydrogenation। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका है, इसका, और स्टेबिलिटी किसका है, इसका। वैसे इसमें भी आपको देख लेना है, वहां पे तो आपने देख लिया मॉलिक्यूल सेम था, बस वहां पे अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग देखना है कि किस फॉर्मेट में था कि ट्रांस में। अब इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, तो लेट्स सी। तो इसमें भी देखो डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें आपको दिखेगा क्या कि यहाँ पर CH3 है और इसमें भी यहाँ पे CH3 है, लेकिन पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ए अल्फा कार्बन है और इसमें अल्फा कार्बन ए है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि कोई भी कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ऑलरेडी ये CH3 और इधर कार्बन से कनेक्ट है, तो रिमेनिंग 1, तो दैट विल बी हाइड्रोजन यहाँ। और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है, 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ, देख सकते हो। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में कितने हैं, इसमें 3, और इसमें इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे देख सकते हो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो फर्स्ट केस में यानी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, कितने हैं टोटल 5। तो लिखो यहाँ, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें अभी अभी बताया था कितने हैं, 3। तो अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे स्टेबिलिटी पता चल रहा है, और स्टेबिलिटी के बेस पे आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पता चल जाएगा, क्योंकि अभी अभी तो मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी इनवर्स होता है किसके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। तो अब स्टेबिलिटी इनवर्स है, तो जितना अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, कम है। तो आंसर इसमें कौन सा है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है, तो सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर होगा, सेकंड का आंसर ए वाला होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड का आंसर सेकंड वाला ही होगा। कुछ नहीं करना, क्योंकि सेकंड वाला ही होगा। क्यों, क्योंकि उसमें हीट ज्यादा रिलीज हो रहे हैं। क्यों रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है। अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होता तो शायद हीट क्या होता, कम रिलीज होता। लेकिन यहाँ पे स्टेबल ए है, फिर से लिख दे रहा हूं, स्टेबल ए है, ए मोर स्टेबल है और ए लेस स्टेबल है। ठीक, अब इसकी जो है अगर जो मोर स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, कम है। किससे, इससे। अब दोनों चाहे तो नोट कर सकते हो। चलो लेट्स सी फर्दर क्वेश्चन, और ये आपके लिए मैं दूंगा, पहले आप सोचो फिर बताओ, फिर मैं आपका हेल्प करूंगा इसमें। अब देखो पूछा है क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सोचो सोच के बताओ, फिर मैं आपको बता। चलो अब देखते हैं, मैं बता रहा हूं इसमें हमें देखना क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इसमें भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही की बात कर रहा है, स्टेबिलिटी की तो बात कर नहीं रहा है।
तो हम अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड कर लेते हैं तो उसके बेस पे स्टेबिलिटी भी हम निकाल लेते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। अब एक बात बताओ, अल्फा हाइड्रोजन आपको फाइंड करना है तो ये CH2 है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे एक अल्फा हाइड्रोजन ए है, मतलब अल्फा कार्बन ए है, हमारा अल्फा कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में, और अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो के है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 1। इसके रिस्पेक्ट में जब भी आपको देखना है डबल बॉन्ड आपको देखकर उसको सर्कल कर देना है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि विच इज द अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने हैं 3, क्योंकि रेजोनेटिंग फॉर्म तो है ही नहीं। अब इसमें अगर देखें तो इसके रिस्पेक्ट में एक ए है, एक ए है, आप देख सकते हो एक ए है और एक ए है अल्फा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें 3, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो यहाँ CH3 है, और यहाँ पे भी क्या है बच्चों CH3 है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 3 3 6 2, काउंट कर लो फटाफट, 3 3 6 2, बोलो 8 एंड 2 10। तो इसमें टोटल 10 है। कितने हैं 10। और इसमें अगर देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, कितने मिल गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मैंने बताया कि जिसमें जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, जिसमें जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और उसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो क्या होगा, कम होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है तो मतलब हमें उसको चूज करना है जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी सबसे कम किसका है, इसका। तो मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजन उसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा। एंड फिर किसका है, थर्ड वाले का। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। फिर क्या है, सेकेंड वाला केस है। तो याद रखो ये जो ऑर्डर है इसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और इधर जो ऑर्डर आएगा इसे बोलेंगे स्टेबिलिटी। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो नोट कर लो, इस डायरेक्शन में जो जा रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, फर्स्ट वन का। और इधर क्या है, स्टेबिलिटी है। नोट कर लो बच्चों, बहुत ही इजी वर्ड में समझ लो इसको, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। अब देखो अभी तक तो 3-4 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया उसमें सब क्या था, हीट ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी पूछ लिया। अब आपको देखना क्या है कि स्टेबिलिटी देखने के लिए पहला कंडीशन देखना है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या, दूसरा कितना अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे वो देख लेना है, और इसमें क्या है, पाई बॉन्ड है तो आपको रेजोनेंस फॉर्मेट ही देखना होगा, और अल्फा हाइड्रोजन भी देख सकते हो। आप बहुत ही क्लियर देखो, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, कहीं से भी रेजोनेंस होने का चांस नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं। इसमें थोड़ा बहुत तो हो भी सकता है, कैसे कि ए बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ए बॉन्ड आगे जा सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या तो ए बॉन्ड यहाँ आएगा और ए बॉन्ड यहाँ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे हमें कॉन्जुगेशन मिल रहा है, यानी 1 पाई बॉन्ड इधर और 2 पाई बॉन्ड इधर, यानी अगर ऐसे देखा जाए तो कॉन्जुगेशन 2 पाई बॉन्ड का हो रहा है। लेकिन थर्ड केस में आप देखो यहाँ कॉन्जुगेशन यहाँ भी हो रहा है, कॉन्जुगेशन यहाँ भी हो रहा है, कॉन्जुगेशन यहाँ भी हो रहा है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, मतलब 3 टाइम हो रहा है। तो अगर 3 टाइम कॉन्जुगेशन है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, जबकि सारे एक दूसरे के आइसोलेटिंग फॉर्म है, एक दूसरे के आइसोलेटिंग फॉर्म है। मैंने बता के रखा था कि जिसमें रेजोनेंस होगा, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। हम यही कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे अगर मॉलिक्यूल आ जाए तो ऐसे केस में आपको देखना क्या क्या है, रेजोनेटिंग फॉर्मेट है क्या, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन किसी में ज़्यादा या कम है। तो अल्फा हाइड्रोजन तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहेगा, क्योंकि हर किसी में डबल बॉन्ड कितनी बार है, 4 टाइम है हर किसी में। इसमें भी आप देखो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, हर किसी में 4 टाइम है। तो डबल बॉन्ड तो सेम ही है।
तो उतने ही हाइड्रोजन होंगे इसमें। फिर इसका मतलब ये हो गया कि हमें सेकंड पॉइंट ये देखना है कि इसमें रेजोनेटिंग फॉर्म किस में जा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी दिखाया कि कॉन्जुगेशन सिस्टम इसमें क्या सबसे ज़्यादा है, ये यहाँ और ये यहाँ 3 टाइम जा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक तरीके से अगर देखा जाए दे आर इन ऑर्डर, तो ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर बात करोगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के केस में उल्टा हो जाएगा उधर, तो नोट कर लो इसको। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, यहाँ है कुछ नहीं, बस इतना ही है कि आप कंसेप्ट स्टार्टिंग के जो 2-3 कंसेप्ट मैंने दिया है, अगर उसको आप प्रिपेयर कर लेते हो तो इजीली आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो स्टेबिलिटी किसी का भी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डन किया है। अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ही बेस पे बेंजीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सडाइन, इनकी कंपेयर अभी बचा हुआ है। तो वी विल कंपेयर हियर बेंजीन ऑल्सो, और देखेंगे कि बेंजीन की स्टेबिलिटी कैसे वहाँ पे ज़्यादा होता है साइक्लोहेक्सीन से। कौन से साइक्लोहेक्सीन, वहाँ पे भी आप देखोगे साइक्लोहेक्सीन में वहाँ पे डिस्कस करूँगा 135 ट्राइन है, जिसे बोलते हैं क्या, साइक्लो 1, फिर से बता रहा हूँ, साइक्लो 135 ट्राइन। कैसे, साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन, जो बेंजीन का ही एक टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर हम उसको एल्कीन मानेंगे और फिर बेंजीन से कंपेयर कराएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंस ऑफ एनर्जी दिखेगा, जिसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो हम वहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टिल देन यू ऑल टेक केयर।